अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप तक मेरी आवाज़ क्लियरली अगर पहुंच रही है तो वेरीफाई करते हैं चैट रूम में। ओके, सो वेलकम बैक। दिस इज़ आवर सेकंड क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ओके। प्लीज़ मुझे ये बता दें काइंडली कि सी आर कौन है। आई हैव टू असाइन को होस्ट टू दैम और हिम, अगर कोई एक ही है तो। यस, सैयद मोहम्मद शाह। ओके, वॉइस स्लो आ रही है, इज़ दैट द केस? काइंडली मुझे बताएं बाकी स्टूडेंट्स भी। अभी तो खैर मैंने एक दो जुमले बोले ही, थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में है। ओके, क्लियर है। वो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी उस वक्त कम हो गई होगी खुद। कि सैयद मोहम्मद शाह मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। ऑल राइट। ओके, सो दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने ज़्यादातर मैनेजरियल चीज़ें ही देखी थी, जिसके अंदर कोर्स को हम किस तरह से लेके चलेंगे। हमारे गूगल ड्राइव के लिंक्स थे, यूट्यूब का हमने आपको बताया था, आपके साथ शेयरिंग किस तरह से होगी, कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, इस पर बात हुई थी। और इस तरह की काफ़ी चीज़ों पे हमारी बात हुई थी। और टॉपिक हमने बाकायदा जो है उसका आगाज़ नहीं किया था, बिकॉज़ वी वर थिंकिंग कि वो टॉपिक एक बिल्कुल अलग सिमत में है। तो आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई इस तरह की चीज़, कोई कमेंट अगर आपका है तो वो दे दें। फिर हम टॉपिक जब स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद तो फिर होपफुली आपकी क्वेश्चंस और क्यूरीज आएंगी ही रिलेटेड टू द टॉपिक। बट अगर उसके अलावा कोई आपने बात करनी है, कोई कोई चीज़ रह गई है, तो वो काइंडली मुझसे अभी आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी कम हैं, अभी 29 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो लेट्स वेट फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। थोड़ी सी देर हम वेट कर लेते हैं। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, तो हम अपने टॉपिक को बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स वेट फॉर सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज वेल। तब तक अगर आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कमेंट वगैरह अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो आप चैट रूम में लिखते हैं, हम उसको एड्रेस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्लास है सिर्फ यहाँ पे, सो बाकी 50 अगर ना भी आए तो लेट्स वेट फॉर 30-40% एज वेल। सो फॉरम इज़ ओपन टू यू, अगर आप कोई कमेंट वगैरह करना चाहें। उसके बाद फिर मैं कुछ मिनट्स के बाद क्लास का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। यस मुर्तज़ा, आईडी पासवर्ड जो आपको दिए गए हैं वो सेम रहेंगे तमाम क्लासेस में। हर वेडनेसडे की क्लास या जो भी आपकी क्लास शेड्यूल्ड है, हर डे की जो भी आपकी क्लास है, किसी भी कोर्स की हो, वो उसके आईडी पासवर्ड सेम रहेंगे। उसी मीटिंग पे आप ज्वाइन करेंगे हर वीक। खलील अहमद इज़ आस्किंग के सब्जेक्ट में सेल्फ़ इनरोल करना होगा क्या? सो सेल्फ़ इनरोल नहीं करना होगा। आईटी या एग्ज़ाम वाले जो हैं वो आपको इनरोल करेंगे सीएमएस के ऊपर, और होपफुली एलएमएस के ऊपर भी। एलएमएस इज़ अ सेकेंडरी थिंग। पहले अगर आप सीएमएस पे एनरोल होंगे तब आप एलएमएस पे हो सकते हैं, वरना आप एलएमएस पर भी नहीं हो सकते। एलएमएस में सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन है, वो ओपन किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि उसी से होगा, बट अगर चांस होता है हमारे पास तो हम सेल्फ एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। बट दैट इज़ अ थिंग ऑन एलएमएस, नॉट सीएमएस। प्राइमरीली आपको सीएमएस पे एनरोल होना है, जो कि एग्ज़ाम वाले आपको खुद ही कर देंगे। अगर नहीं कर रहे या उसमें कुछ लेटेंसी है तो वो उनसे आप रब्ता कर लें कि कब तक हो जाएंगी सीएमएस की रजिस्ट्रेशंस। ऑल राइट क्लास, ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। आई थिंक 8 से 9 नए स्टूडेंट्स आए हैं और जिन्होंने ज्वाइन किया। सो आई थिंक लेट्स बिगिन। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरह हम कोर्स को लेके चलेंगे। आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। आपसे मैं स्क्रीन अभी शेयर कर लेता हूँ।
ओके, वेरीफाई में अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। ऑलराइट, एक दो स्टूडेंट्स और भी अगर मुझे जवाब दे देते थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि सबकी तरफ आ रही है स्क्रीन, और साथ ही साथ आवाज़ भी क्लियरली। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द कोर्स इज मैट 104 discrete structures, which is sometimes referred to as discrete mathematics as well. The topics that we are going to start today is logic. Actually, introduction to logic. Logic is a very broad, has a very broad spectrum. आज हम उसका introduction लेते हैं कि what is logic and how does it tie with everything in software engineering and everything in mathematics. So let's start. Logic होती क्या है? So बिफोर बिगिनिंग एंड टेलिंग मी, बिफोर आई टेल यू कि क्या लॉजिक होती है और उसको किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि क्या होती है एक्चुअली लॉजिक। सो उस मिसकंसेप्शन को भी हम दूर करेंगे, बट उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ लॉजिक। सो अगर आपके जहनों में भी वो मिसकंसेप्शन है तो वी विल बी डीलिंग विद दैट एज वेल, तो हम उसको भी क्लियर कर देंगे। तो जस्ट टेल मी, व्हाट डू यू थिंक लॉजिक मीन्स, व्हाट इज़ लॉजिक? मेन पॉइंट, sense of understanding anything. Sayyid Muhammad Shah is saying if and else. If there is something and if there is not something, then what is going to happen? That is actually logic. Any other point? Anyone else? अभी तक दो तीन स्टूडेंट्स के जवाब आए हैं, रिजवान वसीर, मोहम्मद अनस एंड सैयद मोहम्मद शाह. What else? Ayman Sadia is saying doing something with valid reason. Okay. Quite a good way to put what logic is, but okay. A reasonable way of thinking. Okay, I think it's pretty much the same thing. Dealing with a problem, working principle of anything. Okay. Safdar Hussain is saying and or correct reason for making a conclusion. Okay. चलें जी, सो एक जो मिसकंसेप्शन होता है लॉजिक क्या है, वो कुछ जवाबात में आया है सामने। बाकी तकरीबन सब ने मिलती जुलती चीज़ों का ही जवाब दिया है जो कि सही है। वो ये है कि लॉजिक को काफ़ी तौर पर ये समझा जाता है कि लॉजिक का मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसकी बेस पर आप किसी चीज़ को सही या गलत या कोई भी डिसीजन या कोई भी कंक्लूजन ले सकें। जो रीजंस हैं हम उसको कहते हैं लॉजिक। आई एम टेलिंग यू कि कंसेप्शन क्या है, एक जहन में क्या चीज़ बैठी हुई है। आई एम नॉट टेलिंग यू, अभी मैंने बाकायदा स्टार्ट नहीं किया है कि क्या लॉजिक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपके जहन में भी काफ़ी हद तक यही होगा कि लॉजिक का मतलब ये है कि एक ऐसा सिनेरियो, कुछ ऐसी वजूहात, कुछ ऐसे रीजंस जिसकी बेस पे हम किसी चीज़ को कंक्लूड कर सकें, जो कि हम आम तौर पर उर्दू ज़बान में लैंग्वेज में बोलते भी हैं कि भाई इस लॉजिक की वजह से ये चीज़ हो रही है, राइट। सो कलेक्शन ऑफ रीजंस को हम समझते हैं कि दैट इज़ एक्चुअली लॉजिक, ठीक है। या जिस तरह अभी खलील अहमद कह रहे हैं कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका अपनाया जाए उसको हम लॉजिक कहते हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। इट इज़ नॉट लॉजिक, लॉजिक इज़ नॉट डिफाइंड बाय दिस कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो किस लॉजिक से कर रहे हैं तो उसको आप लॉजिक कहते हैं। ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, इट्स नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ना, जो आप कहते हो कि जिसको आप कह रहे हो कि लॉजिक के थ्रू आपने कोई काम किया है या उस लॉजिक के थ्रू आप इस चीज़ को इस कंक्लूजन पर पहुंचाते हो, उसको अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़बान में कहना चाहो तो जो लफ्ज़ आप बोलना एक्चुअली चाह रहे होते हो वो होता है एल्गोरिदम। कि किस एल्गोरिदम के थ्रू आपने ये काम किया, किस एल्गोरिदम के थ्रू आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, किस एल्गोरिदम के थ्रू आप कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट लॉजिक।
जो बहुत एक मिलता जुलता उससे लफ्ज़ हो सकता है, वो अल्गोरिदम है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज़ लॉजिक। लॉजिक का एक पहलू यही है कि आप उस लॉजिक की बेस पर किसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं। आप कहते हैं कि भाई इस लॉजिक की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इस लॉजिक की वजह से आपने ये काम किया, इस लॉजिक की वजह से ये चीज़ कंक्लूड हुई। एक पहलू इसका ये भी है, लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू लॉजिक का ये है, व्हाट इज़ लॉजिक। तो लॉजिक एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पर, आई एम नॉट सेइंग जिसकी रीजंस पे, या वही रीज़न है उस चीज़ का। लॉजिक एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी एक चीज़ को सही या गलत कह सको, ट्रू या फॉल्स कह सको, ऑन या बेस्ड ऑन सम रीजंस। ये जो पूरा सिनेरियो है इसको लॉजिक कहा जाता है। हम आमतौर पर सिर्फ रीज़न को समझते हैं कि रीजंस का मतलब है लॉजिक। नो, लॉजिक एक्चुअली एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर आप किसी चीज़ को ट्रू या फॉल्स कहते हो बेस्ड ऑन सम रीजंस, राइट, बेस्ड ऑन सम जिसको हम आमतौर पर एल्गोरिदम कहते हैं, या अभी अगर मिसकंसेप्शन की बात करें तो हम लॉजिक कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज दिस लेक्चर trying to tell us? What will we study? Number one thing that we will study is propositional logic, and the second thing that we will study is first order logic. लॉजिक के बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, टाइप्स हैं। हम प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसको पीएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एफओएल यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी लॉजिक की टर्म्स होती हैं। देयर इज़ फजी लॉजिक एज वेल, लेकिन हम उस सिचुएशन के ऊपर नहीं जाएंगे। दिस इज़ अवर इंट्रोडक्टरी कोर्स एंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर एज वेल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट व्हाट लॉजिक इज़। सो लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द लॉजिक रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, एक है रिलेशनशिप्स और एक है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम आते हैं थोड़ी देर में। बट अगर इस जुमले को ही मैं लेकर चलूँ कि व्हाट इज़ लॉजिक, तो ये समझा सकता हूँ मैं, या आपको ये समझ आ सकता है कि लॉजिक एक्चुअली है क्या। इट इज़ अ स्टडी, राइट, इट इज़ नॉट द एल्गोरिदम जिसको आप कह रहे थे कि लॉजिक के थ्रू ये चीज़ हो रही है। इट इज़ अ स्टडी, इट इज़ अ होल सिनेरियो of what? Of the logical relationships between objects. ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप्स की स्टडी को हम कहते हैं लॉजिक। लॉजिक इज़ अ स्टडी। इफ़ यू आर स्टडिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, then that means that you are dealing with logic. Now what does it mean by object? ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्ट कर सके। और एन ऑब्जेक्ट की एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, क्या क्या हो सकती हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी से अ पेन इज़ एन ऑब्जेक्ट, अ मोबाइल फ़ोन इज़ एन ऑब्जेक्ट, अ सेंटेंस इज़ एन ऑब्जेक्ट। जब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे तो हम पेन और मोबाइल या लैपटॉप या इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ डील नहीं करेंगे। वी विल बी डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, कहने का ये है कि ख्याली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, लाइक अ सेंटेंस। कोई एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ, दैट सेंटेंस इज़ एन ऑब्जेक्ट। say today is Tuesday या today is Wednesday, that is a sentence, that is an object. इसका एक रिलेशनशिप होगा, इसका एक रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ वेडनेसडे का रिलेशनशिप होगा टुडे इज़ 7 अक्टूबर। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ये दोनों ट्रू हैं, क्या ये दोनों सही हैं, क्या ये दोनों रीजंस के साथ आप इनको प्रूव कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी विल बी डीलिंग विथ। Logic also forms the basis of all mathematical reasoning and all automated reasoning. लॉजिक वो बेसिक स्टडी है जिसकी बेस के ऊपर तमाम मैथमेटिकल रीजनिंग, तमाम मैथमेटिकल प्रूफ्स, ईच एंड एवरीथिंग जो कि मैथमेटिक्स में है, एग्जिस्ट करती है, उन सब की बेसिस लॉजिक के ऊपर से, लॉजिक से निकलती हैं उन सब की बेसिस। इसी तरह जो ऑटोमेटेड रीजनिंग है उनकी बेसिस भी लॉजिक है। इन दोनों का मतलब क्या है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको देता चलूँ। व्हाट डज इट मीन बाय रीजनिंग एंड देन व्हाट डज इट मीन बाय मैथमेटिकल एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ये है जिसको हम अभी हम मिसकंसेप्शन में ले रहे थे कि लॉजिक। रीजनिंग, व्हाट इज़ द रीज़न,
right? For example, if you say that you are taking the class of discrete structures and the teacher is teaching the class of discrete structure. Now if someone asks you that आपको किसने कहा कि ये discrete structure की क्लास है, ये क्लास से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की भी तो हो सकती है, आपको क्यों लगता है कि ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की क्लास है? तो अब आप उसके पीछे रीजंस देंगे कि व्हाई डू यू थिंक एंड व्हाई डू यू बिलीव दैट दिस इज़ अ क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। आप उसके पीछे रीजंस देंगे। फॉर एग्जांपल नंबर वन, आप कहेंगे कि हमें ये कहा गया था, हमारे पास जो टाइम टेबल आया था उसमें इस टाइम पर जो क्लास दी गई थी वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की थी, और टाइम भी वही है, हम उसी जूम आईडी पर लॉगिन हुए हुए हैं, हम उसी जूम मीटिंग में हैं, टीचर भी वही मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली इन सब रीजंस के तहत ये जो क्लास हो रही है ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की क्लास हो रही है। तो आपने क्या किया, आपने रीजंस दिए कुछ चीज़ों के, राइट? इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि भाई आप लेट सपोज आप सदर क्यों जा रहे हैं, या आप अगर इस वक्त सदर में हैं तो कोई आपसे पूछा आप इस वक्त सदर में क्यों हैं, अगर लेट से आप कोई ख़रीदारी करने गए हैं एंड आपकी रिहाइश वहाँ पर नहीं है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्यों हैं, तो यू मस्ट हैव अ रीज़न बिहाइंड दैट, राइट? आप रीजनिंग करेंगे कि आप वहाँ पर क्यों हैं, कि भाई आपको फ़लाँ काम था, या आपने कोई चीज़ लेनी थी, या आपने कोई काम करना था, इस वजह से आप इस एक पर्टिकुलर इलाके में आए हैं। तो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई एन ऑब्जेक्ट, in order to justify a sentence, in order to justify the existence of something, you give reasons, and that process of giving reasons is called reasoning. So अभी लॉजिक की जब हम बात करते हैं तो लॉजिक दो चीज़ों की बेस बनता है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की बेस बनता है, बट ये है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें दो चीज़ों की बेसिस लॉजिक के ऊपर है। नंबर वन इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड नंबर टू इज़ ऑटोमेटेड रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ 2+2, सबका जवाब होगा 2+2 = 4। 2 और 2 4 होता है। 2+2, बिकॉज यू ऑल नो हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स। आपको पता है कि 2 होता है, उसके अंदर जब ऐड किया जाता है 2, या 2 के अंदर 3 ऐड किया जाता है तो 5 बनता है, 2 के अंदर 4 ऐड किया जाता है तो 6 बनता है। ये आप सबको पता है। बट क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट डज़ इट मीन कि हम रीज़न दें इस चीज़ का कि 2+2 = 4। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फैक्चुअल होती हैं, उनके पीछे कोई रीज़न इस तरह का होता नहीं है जिसको जिसको बताया जा सके कि ये रीज़न है, राइट? लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि हर तरह की मैथमेटिकल जितनी भी चीज़ें हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, राइट? सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ से a+b, थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ों से हट के बात करते हैं। a+b² = a² + 2ab + b²। ये सब फार्मूला आपने याद किया हुआ होगा। a+b² = a² + 2ab + b²। नाउ इफ़ आई आस्क वाई, कैन यू गाइज प्रूव दैट? जस्ट टेल मी, कैन यू प्रूव दैट? ऑब्वियसली आप यहाँ पर टाइप करके बता नहीं सकते उस तरह के, कैसे प्रूव होगा? सो यस और नो में मुझे जवाब दें। कैन यू गाइज प्रूव दैट a+b² = a² + 2ab + b²? यस और नो? अगर आपको लगता है नहीं कर सकते हैं तो जस्ट टेल मी कि नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कैसे होगा। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग यस यू कैन डू दैट। हाउ वुड यू डू दैट? मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। आप ही की चीज़ को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। कैसे होगा? आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई a+b² है। नाउ a+b² का मतलब क्या है? आप इसका एक रीज़न दोगे। आप कहोगे कि जब 2² होता है तो उसका मतलब होता है 2 × 2, जब a² होता है तो उसका मतलब होता है a × a, जब b² होता है तो उसका मतलब होता है b × b। इसी तरह मैं रीजंस दे रहा हूँ, जो कह रहे हैं ना कि नहीं पता उनको कि किस तरह से होगा प्रूफ, तो मैं उनको रीजंस दे रहा हूँ, अपने पास नोट करते जाएं कि क्या क्या रीजंस हैं। तो जिस तरह से आपको लगता है कि a² का मतलब है a × a, आपको लगता है b² का मतलब है b × b, इसी तरह a+b² का मतलब होगा कि a+b × a+b। क्या मतलब हो जाएगा? a+b × a+b। मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ यहाँ पे नोटपैड ओपन करके। like this, a plus b whole square. Let's suppose this is a square. We know that a अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है? a × a। इसी तरह अगर b² होता है तो इसका मतलब क्या होता है?
बी इंटू बी। इसी तरह अगर आप कहते हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब वैसे क्या होता है, कोई बता सकता है? होल स्क्वायर क्या मतलब होता है होल स्क्वायर का? मैं इसको a प्लस बी स्क्वायर भी तो बोल सकता हूँ। नो, नॉट एडिशन। स्क्वायर ऑन बोथ वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट्स। यस, इनसाइड द ब्रैकेट्स बोथ वैल्यूज नहीं, जितनी भी वैल्यूज ब्रैकेट्स के अंदर हैं उन सब के ऊपर स्क्वायर है, राइट? सो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, नॉट जस्ट बी के ऊपर एंड नॉट जस्ट ए के ऊपर। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो इसका मतलब यही होगा कि a प्लस बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, a प्लस बी को, जिस तरह से आपने कहा कि भाई a इंटू ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और b के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि आप b को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसी तरह इस चीज़ के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है आप इस चीज़ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब आपने इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से, तो इसकी रीजनिंग अब आपके पास है कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर को मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है कुछ रीजंस दे के। कौन से हैं वो रीजंस? वो रीजंस ये हैं, दीज आर मैथमेटिकल फैक्ट्स। ये रीजंस हैं कि आप अगर किसी चीज़ पे स्क्वायर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने क्यूब लगाया है तो आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है तो यू आर सेइंग दैट आप इस चीज़ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। कैसे आगे बढ़ाऊँ मैं? बिकॉज रीजनिंग, मैंने रीजनिंग दी है, मैथमेटिकल रीजनिंग दी है कि भाई क्यों आखिर आपने इसको a प्लस बी को इंटू ए प्लस बी इस तरह से किया है। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होती है कि आप इसके फर्स्ट मेंबर को उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट पूरी चीज़ से, फिर आप सेकंड चीज़ उठाएंगे दैट इज़ प्लस बी और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी चीज़ से। ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जब आप इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी चीज़ को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड गो अराउंड समथिंग लाइक दिस, दैट a इंटू ए वुड बी a स्क्वायर प्लस a इंटू बी विल बी ए बी प्लस b इंटू ए, नाउ दिस b इंटू a विल बी बी ए और ए बी, डजेंट मैटर, ओके बी ए लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको हम, प्लस b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर। now a square will be a square and I can write this as well। इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है, this is equal to this, जस्ट मैंने राइटिंग चेंज की है, बी ए की जगह ए बी कर दिया है। कैन यू टेल मी वाई? ये जो एक स्टेप मैंने किया है, क्या आप इसका रीज़न मुझे बता सकते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि ये मैंने क्यों किया है, बट ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर हैं तो क्यों हैं? आई एम नॉट सेइंग कि आपने ये क्यों किया है, वो तो मैंने इसलिए किया था कि ए बी में 2 दफ़ा दोनों को मैच कर सकूं, दोनों ए बी हैं, बट वाई इज़ बी ए इक्वल्स टू ए बी? Shazeb Zain is right because order in multiplication doesn't matter. Okay. Mohammad Muzambil is always saying the same thing. 2 into 3 is always equal to 3 into 2. They have the same variable. Okay. How does that qualify for changing the order? मल्टीपल में ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुर्तज़ा इज सेइंग मल्टीपल वैल्यूज़ आर डजंट मैटर द प्लेस। मल्टीप्लाई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप चेंज भी करते हैं, आयशा भी ये कह रही हैं। तो यू आर ऑल राइट दैट मल्टीप्लिकेशन जब हो रही है तो डजंट मैटर कि आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया या 3 को 2 से, इट्स ऑलवेज द सेम थिंग, द रिजल्ट इज सेम। इस प्रॉपर्टी को कोई कुछ कहते हैं, कोई बता सकता है इसका नाम? विदाउट seeing any book or anything on the internet, can anyone tell me what does this property means? This is a property of multiplication. Hira Hassan is right.
Aisha Aziz is wrong. She is saying multiplicative rule. It's not actually multiplicative rule. The correct answer is it is the property that is known as commutative property. Commutative property, commutative property with respect to multiplication. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम आ जाते हैं एक मिनट के लिए, और हम ये कहते हैं कि ये चीज़ भी हमारे कोर्स का हिस्सा है कि हमने ये प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है। इसके लिए एक अलग से लेक्चर भी होगा हमारा, बट ये है कि अभी चूंकि आप पढ़ के आ चुके हैं ये सारी चीज़ें, तो एक हम रेफ़र कर सकते हैं उस चीज़ को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी विच सेज दैट इफ़ टू वेरिएबल्स और टू ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टू ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, the order does not change the result. A into B is equal to B into A. That is commutative property with respect to multiplication. A plus B equals to B plus A. That is commutative property with respect to addition. So अगर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ होल नंबर्स की बात कर लेते हैं, सिर्फ होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, डज द होल नंबर्स, या नेचुरल नंबर्स कर लें अगर आप और कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे हैं। नेचुरल नंबर्स आप सबको पता है क्या है। नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, और फिर हर किसी में 1 के एडिशन हो रहा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि हम आमतौर पर अपनी काउंटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। नेचुरल नंबर का सेट, डज दैट सेट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन? यस और नो? डज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होल्ड the property of commutative with respect to multiplication? Aksa Javed is saying yes. What does other students of the class think? Falak Sher is saying yes, yes. Hassan Salim is saying no. No. Rizwan Basir is also saying no. Abdul Rahim is saying no. So let's just understand what does it mean. Commutative property with respect to addition, with respect to multiplication, with respect to any other thing, ये मैं आपको थोड़ा सा भी सिर्फ कम्यूटेटिव को हम कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने आगे चल के पढ़नी है। सो अगर एक मिनट के लिए आप यहाँ देखें, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, जिन्होंने यस कहा है इसके जवाब में वो सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी नो के भी जवाब आए, इसलिए आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट। a इंटू बी equals to B into A. Okay. Now for example, let's suppose A and B are natural numbers. Any natural numbers, they might be, for example, A might be 5 and B might be 6. 7, A might be 7 and B might be 93. कोई भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर का सेट जो होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता क्या है? दैट इज़ 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 और इस तरह चलता रहता है अप टू, उस बहस में नहीं जाते फिलहाल के कहाँ तक जाता है। ओके, सो you know what natural numbers are now. So just answer me this, all of the students, especially those students जो कि कह रहे थे कि it does not hold the commutative property with respect to multiplication. So be interactive with me now. Do you think if a and b are natural numbers, which means either 1 or 2 or 3 or 4 or whatever, not -1, not -6, not 1 upon 2, obviously ये natural numbers नहीं है। तो अगर मैं इन numbers की बात करता हूँ, if you think that a and b are natural numbers, so do you think this is true? This will hold? Yes, Jasir Azam, what do you think? Yes, in this case, yes, you are saying it is true. It will hold this, because if you are saying that these are natural numbers, then 2 plus 3 will be equal to 3 plus 2. 2 plus 93 will be equal to 93 plus 2. ठीक है, so you guys think that this is right. So order does not matter in addition. So इसका मतलब ये हुआ कि you are actually saying that natural numbers hold the commutative property with respect to addition, right?
Now coming back to the thing that got it all started. What about this? Do you think that natural number hold the commutative property with respect to, again, those students who were saying that no, it does not hold with respect to multiplication? Yes, Hassan Salim, where are you? Few of the students who were saying that no, it does not hold. Come on, tell me now. Do you think that if it is the set of natural numbers, it will hold the commutative property with respect to multiplication? So yes, it is. It can hold that, because any two numbers, if they are multiplied from the natural numbers, the order does not matter. Right now, moving on to another thing, बिल्कुल इसी चीज़ को मैं उठाता हूँ, कंट्रोल C and control V, and now I am changing this to minus. And tell me quickly, yes or no, is this statement true or false? Does the natural numbers hold the commutative property with respect to negation or difference, minus? It does not hold this property, because a minus b is not equal to b minus a, right? So ऑल्दो हमारे टॉपिक इस तरह के चलते रहेंगे आगे जाकर, दोबारा हम अपने असल टॉपिक के ऊपर आते हैं, बट अगर बात निकली है तो चलें इस पर भी बात कर लेते हैं कि यू आर सेइंग दैट इट डजेंट होल्ड, ऑल ऑफ द क्लास इज सेइंग इट डजेंट होल्ड। अब वो सारे स्टूडेंट्स जो कि नो या येस में कंफ्यूज हो रहे थे, अब वो इस प्रॉपर्टी पे कम से कम कह रहे हैं कि यस, नो, इट्स नॉट गोइंग टू होल्ड। सो फॉर एग्जाम्पल ए इज़ 2 एंड बी इज़ 3, तो a minus b will be -1, but b minus a will be +1. So that will be commutative property, negation commutative property. It is not holding commutative property. Do you think, अब मेरा सवाल सुनिएगा गौर से, do you think there can be two natural numbers, any two natural numbers, बाकी पे तो किसी पे भी नहीं अप्लाई हो रही, क्या कोई ऐसे नेचुरल नंबर्स आप मुझे बता सकते हैं जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए? वेरी क्विक शाहजेब जैन, सही जवाब है आपका। कोई ऐसे दो नेचुरल नंबर्स मुझे बताएं जिनके ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। ओके, ऑल राइट, गुड गुड, सो यू आर कैचिंग इट अप। सो यू आर ऑल सेइंग दैट अगर दोनों नंबर सेम हम उठाएंगे तो इट विल बी होल्डिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू माइनस। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके ऊपर हम आएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, बट अभी जो कि अब ये बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रा गौर से सुन लें, वो ये कि आपने देखा कि तकरीबन तमाम चीज़ों के ऊपर ये चीज़ रॉन्ग साबित हो रही थी, और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आप कह रहे हैं कि ये चीज़ सही साबित हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हमें ये बात कहनी चाहिए कि इट डज़ नॉट होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू निगेशन, या हमें इस स्टेटमेंट को चेंज करना चाहिए? क्योंकि अभी दो तरह की चीज़ें हो गई ना, कहीं पर हो रही है होल्ड, कहीं पर नहीं हो रही। तो आपको लगता है कि हम ये धड़ल्ले से कह दें कि भाई नहीं होती होल्ड, या हमें थोड़ा सा इसको मोहतात रहकर लिखना चाहिए? खलील अहमद इज सेइंग कि यस वी कैन से नहीं होती होल्ड। फलक शेर इज सेइंग चेंज करना चाहिए। सो इफ सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि चेंज करना चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या चेंज करना चाहिए? बट दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम दोबारा उसी चीज़ पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे, लॉजिक की। कैन यू टेल मी, अगर चेंज होना चाहिए तो क्या चेंज होना चाहिए? हम्म, ओके,
ओके, अब्दुल बासित इज़ राइट। ही इज सेइंग दैट इसी स्टेटमेंट के आगे हमें एडिशन करके लिख देना चाहिए कि सबके साथ नहीं होगी, ऑन वन कंडीशन। ओके, आयशा इज़ अजीज़ का थोड़ा सा चेंज है जवाब, इसको मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। नॉट ट्रू नॉट फॉल्स। ठीक है, सो आप ये कह रहे हैं कि इसको चेंज होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आप ये लिखें कि एन होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू माइनस ऑन वन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज़ दैट कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। दोबारा आते हैं हम इस चीज़ के ऊपर। सो आई रोट दिस एज दिस, वाई? Because B and A hold the commutative property with respect to multiplication. So it does not matter that the two numbers are real numbers or natural numbers or integers or whatever. Multiplication's commutative property will always hold. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमेशा होल्ड करती है। डजेंट मैटर इफ दो द सेट इज़ नेचुरल नंबर, इफ द सेट इज़ रियल नंबर्स, और इवन इफ द सेट इज़ इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो बी ए एंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए बी, इस वजह से हमने इस बी ए को ए बी कर दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज़ वॉट इज़ दैट ए स्क्वायर विल रिमेन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू वॉट 2ab एंड बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। ना अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए बी और ए बी 2ab क्यों हो गए, आप क्या इसका रीज़न मुझे बता सकते हैं? वाई इज ए बी प्लस ए बी इक्वल टू 2ab? सफ्तर इज सेइंग एडिशन होगी। सो यस, दैट इज़ ऑब्वियस कि एडिशन हो रही है, बट एडिशन होने के बाद मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि ए टू बी टू फॉर एग्जाम्पल। ये भी तो लिख सकता हूँ मैं ए टू बी टू, क्योंकि दो ए हैं दो बी हैं। मैंने 2ab ही क्यों लिखा? टू इज़ कॉमन। Okay, Aisha Aziz is saying that one apple plus one apple will be equal to two apple. So that is a good example that one AB, you all know that कि अगर किसी के पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो that is वन, तो AB से पहले वन लिखा हुआ है एक्चुअली, और यहाँ पर भी वन लिखा हुआ है, तो वन ए बी प्लस वन ए बी इक्वल्स टू 2ab। इसका एक रीज़न मैं आप लोगों को और भी बताता चलूँ कि क्या है, बाकी सब तकरीबन सही कह रहे हैं कि वन ए बी अगर हम प्लस करेंगे तो दैट विल बी 2ab, बिकॉज ए बी देर आर टू ए बीज, ए बी एंड ए बी। अगर आप दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो आप उनको ऐड करके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 प्लस 5 क्या होगा? 10। लेकिन आपके रूल के मुताबिक तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 5 प्लस 5 टू 5। सो क्या डिफरेंस क्या है? गुड। हसाम शाह इज सेइंग कि जब आप नंबर्स लिखते हैं तो एक्चुअली आपने उन दोनों को साथ करके लिख दिया है, लेकिन जब आप वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं तो एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। 2 इज़ मल्टीप्लाइंग फ्रॉम ए बी, और जब 2 से आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब यही होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो नाउ दिस इज़ अ प्रीटी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट 5 प्लस 5 इज़ ऑल्सो 2 5s, बट एक्चुअली दिस 2 इज़ मल्टीप्लाइंग। सो 2 मल्टीप्लाई जब हो रहा होता है तो वो आपको यही बता रहा होता है कि ये जो भी नंबर है इसको 2 टाइम्स आपने ऐड कर दिया है, दिस इज़ 2 टाइम्स। तो उसी तरह अगर दो चीज़ें एक जैसी ऐड हो रही थी तो आपने कहा कि भाई ये चीज़ें 2 दफ़ा हैं, ए बी 2 दफ़ा है, आपने कह दिया ए बी इज़ 2 टाइम्स हेयर, डॉट करके लिख दें या मल्टीप्लाई करके लिख दें, यू आर सेइंग दैट ए बी इज़ 2 टाइम्स।
सो आप चाहे ए बी प्लस ए बी लिखें या 2 ए बी लिखें, एक ही बात है. सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल स्टेप्स विद रीजन्स, ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी एक इसका स्टेप ही ले लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सो व्हाट डिड वी डू, वी फॉलोड द factual procedure of mathematical reasoning, और उस मैथमेटिकल रीजनिंग को देखते हुए हमने एक चीज़ प्रूव कर दी, या एक चीज़ के रीजंस दे दिए हमने कि वाई वॉज दिस ट्रू एंड वाई वॉज दिस फॉल्स. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, we were saying that logic forms the basis of all mathematical reasoning and all also automated reasoning. So automated reasoning की मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग चूँकि आपने मैथ्स भी पढ़ी हुई है थोड़ी सी, तो मैंने आपको बता दी है. ऑटोमेटेड रीजनिंग कुछ इस तरह से होती है, एक छोटी सी मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छा है, नहीं समझ आए तो उसमें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटेड रीजनिंग का मतलब ये है कि वाई डज़ योर टीवी चेंजेस द चैनल व्हेन यू प्रेस अ बटन ऑन रिमोट. आप अपने रिमोट पे एक बटन जो होता है, आपका रिमोट कंट्रोल जो होता है टेलीविज़न का, अगर आप उस पर एक बटन प्रेस करते हैं चैनल चेंज करने वाला, तो आपका चैनल चेंज क्यों हो जाता है, राइट? तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. दोज आर एक्चुअली ऑटोमेटेड रीजनिंग. क्या रीजंस हैं कि आपने कुछ सिग्नल्स भेजे, कुछ डिजिटल डाटा भेजा, जो कि दूसरे ने एक डिजिटल डाटा कैच किया, और उस डिजिटल डाटा के अकॉर्डिंगली आपने ये बताया था कि अगर ये इनपुट आए तो इस पर आपने क्या आउटपुट देनी है. ठीक है. तो वो डिवाइस टू डिवाइस, ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट चीज़ें चेंज हो रही होती हैं. मैथमेटिक्स इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, वो कहीं चेंज नहीं हो रही. ऑटोमेटेड रीजनिंग में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कभी कोई काम हो रहा होता है, कभी कोई काम हो रहा होता है. सो इन तमाम चीज़ों की जो बेसिक्स हैं वो आकर रुकती हैं लॉजिक के ऊपर. ठीक है जी. सो नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक. प्रोपोजिशनल लॉजिक. In propositional logic, which is also known as, aka stands for also known as propositional calculus or sentential logic. सेंटेंशियल लॉजिक इसको नहीं बोला जाता है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस इसको नहीं बोला जाता है, यानी कि वो एक अलग कोर्सेज हो जाते हैं. बट हम जो जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे दैट विल बी प्रोपोजिशनल लॉजिक. प्रोपोजिशनल लॉजिक का जो पूरा कोर्स है उसको प्रोपोजिशनल कैलकुलस भी कहा जाता है. बिकॉज कैलकुलस, व्हाट डज कैलकुलस मीन? कैलकुलस इज़ अ सब्जेक्ट विच डील्स विद कैलकुलेशंस. सो अगर आप प्रोपोजिशनल लॉजिक की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उस कोर्स को आप प्रोपोजिशनल कैलकुलस भी कह सकते हैं. सेंटेंशियल लॉजिक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस के साथ डील करती है कि कौन से सेंटेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से सेंटेंस ट्रू हैं, कौन से सेंटेंस का क्या रिलेशनशिप है आपस में एक दूसरे सेंटेंस से. इस तरह से अभी मैंने आपको कहा ना कि टुडे इज़ वेडनेसडे एंड टुडे इज़ 7 अक्टूबर, या मैंने आपको कहा कि टुडे इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. ये सेंटेंस हैं, इनकी लॉजिक बिल्ड करनी है हमने. तो इन सारी चीज़ों को कहा जाता है प्रोपोजिशनल लॉजिक. द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस. नाउ व्हाट इज़ अ प्रोपोजिशन? अगर मैं आपको सिंपल एक इंग्लिश की ज़बान में आपको समझाता हूँ, यानी कि एक लिटरल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज को फॉर एग्जांपल हम 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं. तो प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि इफ़ आई से दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, या इफ़ आई से दैट समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा कि भाई टुडे इज़ वेडनेसडे, सो दिस इज़ अ प्रोपोजिशन. अब आपके ऊपर है आप उस बात को माने या ना माने. वो बात ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है. दिस वॉज अ प्रोपोजिशन. अब रीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ सही है या गलत है, राइट? जिस तरह से भी मैंने कहा कि भाई दिस इज़ अ क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, तो मैंने तो बात कह दी, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है. दिस वॉज माई प्रोपोजिशन दैट दिस इज़ अ क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. अब ये आपके ऊपर है या रीजनिंग के ऊपर है कि आप इस बात को सही माने या गलत माने. इधर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है. तो प्रोपोजिशन इसको कहा जाता है. आमतौर पर जब इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोपोजिशन का लफ्ज़ यूज़ होता है तो वो ऐसी सिचुएशंस में यूज़ होता है जब कोई बात दूसरे को या तो समझाई जा रही हो या उसके साथ कोई डील की जा रही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा मेरे पास आता है और कहता है कि आप जो है अपना ये मोबाइल मुझे बेच दें, लेट्स सपोज़.
आप ये मोबाइल मुझे बेच दें, तो मैं इसको कहूँगा कि भाई ये मोबाइल है, और फॉर एग्जांपल ये 10,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, आप इतनी रकम मुझे देंगे तो आपका ये मोबाइल हो जाएगा। अब वो शख्स मुझे ये कहता है कि आपको अगर मैं 20,000 रुपये ना दूँ, जितनी भी आपकी कीमत है, आप मुझे ये मोबाइल दे दें और इसके बदले में मैं आपको ये फ़लाँ चीज़ दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ हो सकती है वो कहता है कि मैं आपको ये अपनी साइकिल दे देता हूँ, आप मुझे ये मोबाइल दे दें, ये मेरी साइकिल की भी तकरीबन उतनी ही कीमत है, तो आप ये मुझसे एक्सचेंज कर लें। नाउ आम तौर पर आप जब मोबाइल बेचते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं तो आप उसके एवज़ रकम ले रहे होते हैं, पैसे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, ये चीज़ उसके लिए भी ट्रू है, आपके लिए भी ट्रू है। लेकिन उसने जो आपको एक बात कही, आम तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में उस बंदे की ये बात कि आप साइकिल ले लें और मुझे मोबाइल दे दें, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। ही प्रोपोज्ड समथिंग टू मी, ठीक है, लफ्ज़ों के गेम को आप समझे थोड़ा सा। ही प्रोपोज्ड समथिंग टू मी, ही प्रोपोज्ड दैट इफ़ आई टेक हिज साइकिल और बाइक ही कैन हैव माई मोबाइल। ही प्रोपोज्ड दैट टू मी। सो इफ़ यू आर प्रोपोजिंग समथिंग कि भाई ऐसा है, अब वो अगले बंदे के ऊपर है वो उस चीज़ को मानता है या नहीं, वो ट्रू या कहता है या फॉल्स कहता है, बेस्ड ऑन रीजनिंग, दैट स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड अ प्रोपोजिशन, राइट? It will be called a proposition. For example, if I quiz you, if I am saying that I am quizzing you, then what does it mean? What will I give to you? I will give you a question, right? I will give you a question. इसी तरह if I am proposing you something, कि भाई आप ये exchange कर लें या एक काम कर लें, if I am proposing you something, then the sentence that I will be saying will be known as a proposition. The sentence that I will be saying, which might be true or false, is called a proposition, a proposed sentence. ठीक है, अगर मैं इस proposition के लफ्ज़ को थोड़ा सा और elaborate करूं तो ये दो लफ्ज़ों में आप इसको तोड़ सकते हैं। A proposal sentence, a sentence showing a proposal, a proposition. So a proposition, what is a proposition? A proposition is a sentence which is proposing something. एंड द नेक्स्ट थिंग जो कि इसकी डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको ये बताई सारी चीज़ें, वही चीज़ है। अ प्रोपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ सेंटेंस, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स। या तो वो चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोपोजिशन। आगे जो तीन लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं डेफिनेशन में, जो आपको आखिरी तीन लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, और वो क्या हैं तीन लफ्ज़? वो तीन लफ्ज़ हैं बट नॉट बोथ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने जो प्रपोज़ल दिया, जो आपने प्रोपोजिशन दी, उसकी नेचर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो ट्रू भी ना हो और फॉल्स भी ना हो, राइट? उसकी नेचर इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको दो जुमले बताता हूँ, दो जुमले मैं आपके सामने कहता हूँ, दोज विल बी प्रोपोजिशंस, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ और फिर ज़रा इसको समझें, क्योंकि आपसे मैं सेंटेंसेस अब पूछने वाला हूँ। लेट्स सपोज पहला सेंटेंस, Islamabad is the capital territory of Pakistan, right? Islamabad is the capital territory of Pakistan. Now this is a proposition to you or to anyone. It can either be true or false. It can never be both, कि ये ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। या तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी होगा या नहीं होगा, राइट? अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस मैं कहता हूँ, और दूसरा सेंटेंस ये है कि I got a call from Ahmed. I got a call from Ahmed. Now this can be true or false. Did you get a call from Ahmed? If you did, it means the sentence is yes. Otherwise the sentence is false. तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हर चीज़ जो है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जो भी मैंने जुमले कहे वो या तो प्रोपोजिशनली ट्रू होंगे, जो प्रोपोजिशन मैंने दी, या तो वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, कभी भी दोनों नहीं हो सकते। Can you tell me an example of the kind of sentences that are both true भी हैं और false भी हैं?
दैट्स अप टू यू। बताएं, कोई जुमला ऐसा लिखें जो कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। यस, एनीवन? आ रहा है कुछ जहन में कोई ऐसी चीज़ जो कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो? True and false are true and false. What does it mean, Rizwan? Uh, okay, sorry, I was in the wrong session. Okay, Mohammad Asad is saying यूनिवर्सिटी अभी ओपन होगी और नहीं भी होगी। ये सेंटेंस सेंटेंस क्या है एक्चुअली? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ जस्ट द सेंटेंस? मैंने आपको सेंटेंस बताया ना कि भाई टुडे इज वेडनेसडे, दिस इज अ सेंटेंस। राइट एनी सेंटेंस which is both true and false. अब्दुल रब सामा 6 व्हाट? चले मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, दो सेंटेंस बताता हूँ चले। It will be very hard to like capture the essence of this thing. Just for fun, it's just for fun, it's not going to affect on your lecture. It's just for fun. Because a proposition is a statement that is either true or false, but not both. जब ये but not both वाली बात आ गई है तो हमें इस बात ने इस सोचने पर मजबूर कर दिया। हम ये चाहें तो ये बात हो जाएगी कि भाई अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है तो इसका मतलब है कि दैट इज़ अ प्रोपोजिशन। हम इस बहस में जाना ही नहीं चाहते कि फिर प्रोपोजिशन क्या जुमला नहीं है, हर जुमला ही प्रोपोजिशन हो गया फिर तो, क्योंकि हर जुमला या तो ट्रू होता है या फॉल्स। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवाई है कि आप खुद सोचें कि कोई ऐसा जुमला हो सकता है कि जो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। तो अगर आपके जवाब जिस तरह से मेरे पास नहीं आ रहे हैं, जो आ भी रहे हैं वो थोड़े से अजीब से हैं, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि तकरीबन सभी जुमले प्रोपोजिशंस होते हैं। लेकिन जस्ट फॉर फन मैं आपको एक जुमला बताता हूँ, एंड द सेंटेंस इज, अब मैं वो सेंटेंस बोल रहा हूँ। द सेंटेंस इज आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब ये जुमला ट्रू है या फॉल्स है? आई एम लाइंग। ओके, सो यू आर ऑल सेइंग दैट इट्स ट्रू। एक दो ने कहा है कि फॉल्स है। ओके, डिपेंड्स ऑन इफ़ यू आर लाइंग और नॉट। मुझे तो पता होगा, आपको क्या लगता है? ओके, आयशा अजीज़ इज सेइंग दैट आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट आपने बोली है वो ट्रू है। सो अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट मैंने बोली है वो ट्रू है, तो फिर तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई ना, राइट?
जस्ट बी विद मी, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट मैंने बोली है वो ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरा झूठ भी झूठ हो गया, ये जुमला भी गलत हो गया ना फिर तो। ठीक है, I'll give you some seconds, try to understand it. If I'm saying that the sentence is false, that means it is true. Or if I'm saying that the sentence is true, that then the sentence is false. ठीक है, एक ये हो गया, अपने पास रख लिएगा इसको, जुमले को, बाद में सोचिएगा इस पे। एक और जुमला बता देता हूँ मैं आपको। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें प्रोपोजिशन नहीं हैं या ये चीज़ें प्रोपोजिशन में नहीं आती हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू सम सेंटेंसेस जिस पे आपको सोचना पड़े कि एक्चुअली व्हाट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। एक आखिरी जुमला, एंड द सेंटेंस इज, द सेंटेंस इज, अब मैं बता रहा हूँ कि वो सेंटेंस है क्या। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। नाउ दिस इज द सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ये चार लफ्ज जो मैंने बोले ना, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। So understand that this sentence is false. If I say that this sentence is false, is a false statement, then actually I am saying that the statement is true. Or if I say that this statement is false, is a true statement, then I am saying that this statement is actually true. ठीक है, सो ये दो जुमले अपने पास रख लें और इसके ऊपर सोचिएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है इन जुमलों में। रिसर्च कीजिएगा, बुक्स देखिएगा कि ये काफ़ी बुक्स इसको रेफ़र करती हैं इस पैराडॉक्स को, कि एक्चुअली व्हाट आर दोज स्टेटमेंट्स। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अगेन, what is a proposition? A proposition is a statement, it is a sentence that is either true or false but not both. जिस तरह ये मैंने स्टेटमेंट्स बताई ना, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये ट्रू भी हो रही हैं, फॉल्स भी हो रही हैं, या कम से कम कंफ्यूजिंग हो रही हैं। सो प्रोपोजिशन ये नहीं है। प्रोपोजिशन वो जुमले होते हैं जो कि एग्जैक्टली या तो ट्रू हो या एग्जैक्टली फॉल्स हो, उसमें कोई थोड़े से फॉल्स की गुंजाइश ना हो अगर वो ट्रू हैं तो, और अगर वो फॉल्स हैं तो उसमें थोड़ी सी ट्रूनेस की गुंजाइश ना हो। ठीक है, so this is actually proposition. We usually denote a proposition by a letter. हम P Q R S से हम उसको रेफ़र करते हैं, और भी किसी लेटर से यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोपोजिशंस जो होती हैं वो ज़्यादातर P Q R से ही रेफ़र की जाती हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो फिर P Q R S T U V, इस तरह से आप उसको आगे लेकर चल सकते हैं। तो जिस तरह से भी मैंने कहा था ना, एक जुमला है कि भाई टुडे इज़ वेडनेसडे, तो हर दफ़ा मैं ये नहीं बोलूँगा कि टुडे इज़ वेडनेसडे इज़ ट्रू, टुडे इज़ वेडनेसडे इज़ फॉल्स। I will just say that today is Wednesday equals to P. अब मैं ये कह दूंगा कि भाई P is true, P is false. ठीक है, सो जी हाँ, जैसे कि so I will say that P equals to today is Wednesday. So P is true here. If I say that, कोई और प्रोपोजिशन लिखते हैं हम, कोई प्रोपोजिशन बताएं। हसान सलीम, आपने जो भेजी है स्टेटमेंट, आर यू सेइंग दिस इज़ अ प्रोपोजिशन?
All right. All right. Okay, you are saying this is a proposition. This might be not might not be a proposition like per se. So actually हसान आसिम ने लिखा ये है कि the proposition is you are not teaching now. You are not teaching now. So you, by you mean Zubair. Okay, I'm just for the sake of collectiveness, ताकि हम एक ही तरह सोचें दोनों, is कर देते हैं. Zubair is not teaching now. Is it true or false? True or false? All of the class, tell me. Okay, it is false. Sorry. You are saying it is false. Because apparently I am teaching a class. ठीक है, आपका लेक्चर चल रहा है और मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ चीज़ें, तो that defines what teaching is. तो Zubair is not teaching now is actually false. इस नॉट को अगर मैं हटा देता हूँ तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. राइट, सो दीज आर सम प्रोपोजिशंस. तो rather than saying के all of the statement and that is true or false, we try to denote the statements using P, Q, R and some of the alphabets. ये बात हो गई proposition की. The value of a proposition is called its truth value. जो भी आपको बताया गया ना कि value true भी हो सकती है और false भी हो सकती है, तो इन values को कहा जाता है truth values. ठीक है, ट्रूथ वैल्यूज़. जो ट्रूथ है दैट इज़ आमतौर पर ट्रूथ को जो उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है तो ट्रूथ का मतलब हो जाता है सच. लेकिन इस लफ्ज़ की गहराई को थोड़ा सा समझें. व्हाट डज ट्रूथ मीन? ट्रू अलग है और फॉल्स अलग है और ट्रूथ अलग है. ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं. ट्रूथ इज़ एक्चुअली द डिग्री ऑफ ट्रूथनेस, सच्चाई. लेट्स अज्यूम, लेट्स विजुअलाइज अ स्केल. एक स्केल आपको पता है क्या होता है. वो जो स्केल है, लेट्स सपोज उसके एक एंड पे लिखा हुआ है 0 और एक एंड पे लिखा हुआ है 10. 0 एंड 10. कंसिडर इट लाइक दिस. एक एंड पे लिखा हुआ है 0 और अगले एंड पे लिखा हुआ है 10. अगर वो चीज़ 0 है तो इसको हम कहते हैं फॉल्स. अगर वो चीज़ 10 है तो उसको हम कहते हैं ट्रू. दिस इज़ ट्रू एंड 0 इज़ फॉल्स. लेट्स ट्राई टू शॉर्ट दिस. दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ ट्रू. इस बीच वाली चीज़ को फ़िलहाल इग्नोर कर दें क्योंकि हमें अभी तो पता ही नहीं है और हमारा ऐसा ईमान भी नहीं है अभी तक फ़िलहाल मैथमेटिक्स के ऊपर कि कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो कि ट्रू भी ना हो और फॉल्स भी ना हो और बीच में कहीं हो. ठीक है, तो ये आपके कोर्स का हिस्सा भी नहीं है. सो जस्ट अज्यूम समथिंग कि दैट एक स्केल है जो कि फॉल्स है और ट्रू है. ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है ना 0 एंड 10, दोज आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज़. दीज आर ट्रूथ वैल्यूज़. अब 10 को हम कहते हैं ट्रू और 0 को हम कहते हैं फॉल्स. सो एक चीज़ या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. ये स्केल जो अभी आपके सामने आ रहा था वो स्केल अब इस सिचुएशन में आ गया. 0 और 10 नहीं है ट्रूथ वैल्यूज़, बल्कि एक ट्रूथ वैल्यू 0 को नाम दे दिया गया है फॉल्स और 10 को नाम दे दिया गया है ट्रू. दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज़. नाउ टेल मी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइजेज, द स्काई इज़ ब्लू. The sky is blue. I'm not saying right now. I'm not saying that forever it's true. Just a statement. Don't take it very deeply. The sky is blue. It is either true or false. ठीक है, most of you will say it is true, and it is true obviously that the sky is blue. Now the sky is blue. Say it is a proposition. We name it R. R statement कहता हूँ मैं इसको. The sky is blue या the sun rises in the east. थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई कर लें, rises in the east. ये एक स्टेटमेंट है R. आपको क्या लगता है R is R true or false?
नाउ एक्चुअली जब मैंने ये पूछा ना आपसे आर इज़ ट्रू और फॉल्स, तो द क्वेश्चन, द करेक्ट फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन इज दिस: व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ आर। जो अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि पी ट्रू है या फॉल्स है, व्हाट इज पी, पी इज पी ट्रू और फॉल्स। तो रादर देन कि आप ये दोनों ऑप्शंस बार बार कहें, द करेक्ट फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ आर। आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो आर की ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एनी प्रोपोजिशन. The value of a proposition is called its truth value. It is denoted by either T or F, obviously for true and false. T को आप 1 भी कह सकते हैं true को, और false को आप 0 भी कह सकते हैं, it will be false. ठीक है. Now what things are not propositions? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि propositions नहीं होती. Opinions, interrogative sentences, imperative sentences, these things are actually not propositions. ये चीज़ें proposition नहीं होती. Opinion हो गए, imperative sentences हो गए, interrogative sentences हो गए, opinionated questions हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो कि proposition नहीं होती. और जब आप किसी proposition को, इसकी डिटेल में आते हैं अभी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि proposition नहीं होती हैं. अगर 1 मिनट के लिए इसको यहीं पर रोकें अगली चीज़ के ऊपर आने से पहले. और ट्रूथ वैल्यूज़ को डिनोट करने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है जिसको कहा जाता है ट्रूथ टेबल. इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. ट्रूथ टेबल करेंगे क्या हम, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये एक ट्रूथ टेबल बना हुआ है. इसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ये P. व्हाट इज़ दिस P? Tell me, what is this denoting? What is P? It is a proposition. It might be anything. It might be today is Wednesday. It might be today is Thursday. It might be the sky is blue. It might be the mobile phone is switched off. Whatever. It is a proposition. And what are the values underneath it? Those are truth values, correct, Mohammad Anas? Those are truth values. For example, what can be the truth value of P? It can be 0, it can be 1. For example, the value is 0, then there is no need to write 1. But understand the use of truth table. आगे जाके थोड़ा सा क्लियर हो भी जाएगा आपको. But the use of truth table comes into very useful जब हम इसको यूज़ करते हैं in order to denote कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. नॉट क्या क्या चीज़ें हैं बल्कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. जिस तरह दिस इज़ अ प्रोपोजिशन, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, राइट? इट कैन बी फॉल्स और ट्रू. इट इज़ ओनली वन थिंग ऑब्वियसली, बट इट कैन बी फॉल्स, इट कैन बी ट्रू. सो जो ट्रूथ टेबल आप बनाते हैं, एक्चुअली ट्रूथ टेबल ये शो कर रहा होता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, नॉट जस्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. ये नहीं है कि भाई अगर P फॉर एग्जांपल P इज़ टुडे इज़ वेडनेसडे, तो इज़ इट ट्रू और फॉल्स. अगर ये चीज़ ट्रू है तो आप सिर्फ 1 लिखेंगे यहाँ पे टेबल के नीचे, आप 0 नहीं लिखेंगे. लेकिन अगर आप सिर्फ एग्जिस्टिंग वैल्यू लिख देंगे उस टेबल के अंदर, तो फिर ट्रूथ टेबल का मकसद फौत हो जाता है कि आप टेबल बनाया क्यों है फिर आपने. तो टेबल का आगे जाके भी आपको यूज़ इसका पता लग जाएगा. और इसका एक्चुअल यूज़ ये है कि आप एक्चुअली ये शो करना चाह रहे होते हैं कि एक प्रोपोजिशन की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं. 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और उसकी बेस के ऊपर बाकी प्रोपोजिशंस के रिलेशनशिप में किस तरह से फ़र्क पड़ेगा. सो उसके ऊपर भी आते हैं. सो एग्जांपल्स अगर हम प्रोपोजिशंस की जिस तरह से अभी भी हम ले रहे थे, द फॉलोइंग्स आर द प्रोपोजिशंस. टुडे इज़ मंडे. PQR जिस तरह से हम ले रहे थे, इसने कह दिया M. दिस इज़ अ प्रोपोजिशन M. टुडे इज़ मंडे. व्हाट इज़ द प्रोपोजिशन W? द ग्रास इज़ वेट. व्हाट इज़ द प्रोपोजिशन R? इट इज़ रेनिंग. द फॉलोइंग आर नॉट प्रोपोजिशंस. ये जो 3 जुमले लिखे हुए हैं नीचे, ये प्रोपोजिशंस नहीं हैं.
और ये जुमले क्या हैं? नंबर 1, C++ is the best language. Now it can be true or false, but that depends. It can be true and it can also be false, depending on the person, depending on the situation or whatever. It is an opinion. It's not a proposition. It's not something that is only true or only false. It can be true in some cases, false in some cases. It is an opinion. This is not a proposition. ठीक है. The next thing is a question. When is the pretest? It is a question. Its answer might not be true or false. ठीक है, जब मैं आपसे पूछ रहा था ना कोई ऐसे जुमले बताएं जो कि ना ट्रू है ना फॉल्स है. नाउ दिस इज अ सेंटेंस. व्हेन इज द प्री टेस्ट? अब इसका जवाब हाँ या ना में तो नहीं दिया जा सकता ना, राइट? अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपकी क्लास कब है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे यस या नो. यू विल टेल मी कि आपकी क्लास कब है. इसका जवाब यस नो में नहीं हो सकता. तो ऐसे जुमले जिनका जवाब यस नो में नहीं हो सकता, दोज आर नॉट प्रोपोजिशंस. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज डू योर होमवर्क. नाउ दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. डू योर होमवर्क. इसमें एक हुक्म किया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, वॉट एवर. डू योर होमवर्क. नाउ इसका जवाब यस या नो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया है कि वुड यू डू योर होमवर्क, यस या नो. इट्स जस्ट सेइंग डू योर होमवर्क. इसका कोई जवाब नहीं है. इसका जवाब एक एक्शन होगा जो कि ये इसने कहा है कि करना है. तो ये कुछ जुमले हैं जो कि एक्चुअली प्रोपोजिशन नहीं होते हैं. ओपिनियंस आर नॉट प्रोपोजिशन. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशंस. imperative sentences are not propositions. Can you tell me now, अब इन 3 एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप क्या कोई ऐसा जुमला बता सकते हैं इसका जवाब हाँ ना में नहीं होता? कोई ऐसा एक जुमला बताएं मुझे. यस आयशा अजीज़, इम्पेरेटिव इंटेरोगेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रोपोजिशनल नहीं होते अनलेस उसका जवाब यस या नो में आता हो. या से जवाब की तरफ ना जाए ना. जवाब अगर आप सोचेंगे ना, सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज्ड अगेन, सॉरी. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कभी भी प्रोपोजिशनल नहीं होते. उनका जो जवाब है वो प्रोपोजिशनल हो सकता है. सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव जो हैं वो कभी प्रोपोजिशनल नहीं हो सकते. शाहरुख जैन ने एक प्रोपोजिशन भेजी है कि हैज़ द क्लास शेड्यूल चेंज्ड. अब हैज़ द क्लास शेड्यूल चेंज्ड, इसका कोई यस या नो जवाब नहीं हो सकता. ठीक है. अब मेरे साथ अगर थोड़ा सा सोचें कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया था, वो ये कि द सेंटेंस इज एक्चुअली दिस कि हैज़ द क्लास शेड्यूल चेंज्ड. दिस इज़ द सेंटेंस, हैज़ द क्लास शेड्यूल चेंज्ड. जैसे कि मैं कहता हूँ हैज़ द क्लास शेड्यूल चेंज्ड. दिस इज़ द सेंटेंस. नाउ इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस सेंटेंस? कम ऑन, बी विद मी अगर आपने ये कन्फ्यूजन दूर करनी है तो. व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस सेंटेंस? This was an interrogative sentence, so there should be a question mark. Tell me the truth value of this sentence. Okay, Murtaza is saying true. It is an interrogative, not a propositional sentence. Okay, that's what we are trying to more clearly understand. So चलें, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब दो हो सकते हैं. एक जवाब तो ये है कि yes, the class schedule has changed, right? या इसका जवाब ये हो सकता है कि the class schedule has not changed. No, the class schedule has not changed. ये दो जवाब इसके हो सकते हैं. अब देखें, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ये ट्रू है या फॉल्स है, इस बात की कोई तुक नहीं बनती. लॉजिक इस बात की बनती है
अंडरस्टैंडिंग इस बात की बनती है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, या फिर ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है. नाउ दीज आर प्रोपोजिशंस. द क्लास शेड्यूल हैज चेंज्ड. दिस इज अ प्रोपोजिशन. द क्लास शेड्यूल हैज नॉट चेंज्ड. दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन. इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी. इसकी होगी, इसकी होगी, बिकॉज दिस इज अ प्रोपोजिशन, दिस इज अ प्रोपोजिशन, दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन, दिस वॉज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का की ट्रूथ वैल्यू नहीं होती, उसके जवाब की ट्रूथ वैल्यू होती है. राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है. क्या यह सच है कि मैंने पूछा है कि क्लास शेड्यूल चेंज हो गया? अब देखें, इस जुमले में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. इस जुमले को आप तोड़ना चाहें तो ये 3-4 हिस्सों में टूट सकता है. बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट नाउ कि द इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर नॉट प्रोपोजिशंस, देयर आंसर्स माइट बी प्रोपोजिशंस, और आप उसको ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं. ठीक है? तो ओपिनियंस, interrogative sentences, imperative sentences like get out of my way, pick up that phone, those are not propositions, propositional sentences. So are these propositions? Are these propositions? स्क्रीनशॉट लेके ज़रा पार्टिसिपेंट्स का मुझे भेज दें. सैयद मोहम्मद शाह. फर्स्ट टू आर प्रोपोजिशंस, थर्ड इज़ नॉट. शाज़ेब जैन का ये ओपिनियन है. सफदर हुसैन इज सेइंग yes, these are all propositions. So let's try to analyze all of these one by one. 2 plus 2 equal to 5. Can it be true or false? Or just tell me the truth value of 2 plus 2 equal to 5. If you can tell the truth value of a sentence without getting confused, then that means that the sentence is a proposition. 2 plus 2 equals to 5. What is the truth value of this? Obviously it is false. Abdul Rahim bhi ye keh rahe hain, Murtaza, Hassam Shah, Hanan Ahmed, they are all saying that it is false. 2 plus 2 equal to 5. This is false. So if this is false, you are clearly saying this is false, then this is a proposition. Done. Next thing, every integer is divisible by 12. Every integer is divisible by 12. Quite a fascinating statement. Is it true or false? शाजिब जैन इज सेइंग फॉल्स. आई डोंट नो अगर आप ये पहले के जवाब दे रहे हैं या दूसरे का जवाब दे रहे हैं. सो आप अपने फॉल्स या ट्रू से पहले, क्योंकि अभी हम थर्ड पे भी आने वाले हैं, फॉल्स या ट्रू से पहले 2 या 3 लगा दें ताकि मुझे पता लगे आप सेकंड जुमले के बारे में बात कर रहे हैं या थर्ड के बारे में या फर्स्ट के बारे में. सो एवरी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 12. व्हाट डज दिस मीन? इज इट ट्रू और फॉल्स? So you are all saying that false. It is a false statement. Every integer is not divisible by 12. So you think that this is a proposition, right? So it is a proposition. Microsoft is an excellent company. Microsoft is an excellent company. It's an opinion, therefore it is not a proposition. अच्छा, सेकंड नंबर वाली चीज़ को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और फिर आप देखते हैं कि आपके क्या जवाबात आते हैं उस पर. इफ़ आई से एवरी इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 12, आपने कहा फॉल्स. अगर मैं शुरू में से एवरी का लफ्ज़ हटा दूँ और हमारा जुमला सिर्फ ये रहे कि इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 12, वुड इट बी अ प्रोपोजिशन देन? इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 12. Okay, so now there are confusing statements coming, right? Like Mohammad Anas is saying that we didn't know which integer is divisible. Some are saying true, some are saying false. Some are still getting confused that would this statement still be a proposition or not? Integer is divisible by 12. So this situation जिस पर अभी हम आ गए कि integer is divisible by 12, जुमला ही समझ नहीं आया हमें. वो तो बात अलग हो गई कि आप प्रोपोजिशन के ऊपर जाएं कि ये प्रोपोजिशन है या नहीं और फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालें.
पहला आपके जहन में भी यही क्या कहते हैं इंस्टिंक्ट आया होगा कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से. Integer is divisible by 12. Are you saying that every integer is divisible by 12? Are you saying some integers are divisible by 12? Are you saying no integer is divisible by 12? What are you actually saying? So ये जो एरिया होता है ना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का, जहाँ पर आके हम जुमले में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस एरिया हैज़ अ नेम, और इस सिचुएशन को कहा जाता है एम्बिग्यूटी. AMBIGUITY, एम्बिग्यूटी. आई डोंट नो, शायद इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती हो जाए मुझसे, बट इट्स समथिंग लाइक दिस. मैंने आपको भेजी है. सो दिस विल बी एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट, लेट अलोन इफ दिस इज़ अ प्रोपोजिशन और नॉट. पहला सवाल ही यहीं पर आ गया कि इट इज़ अ एम्बिगुअस स्टेटमेंट, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप इसको क्लासिफाई कर सकेंगे प्रोपोजिशन है या नहीं. ठीक है, सो मूविंग ऑन. ओके, बस ये आखिरी स्लाइड है, इसको हम डील करते हैं और फिर इसके बाद जो है इस क्लास को फिनिश करेंगे. लॉजिकल कनेक्टिव्स. देयर आर कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स, व्हाट आर कनेक्टिव्स एक्चुअली. फिर लॉजिकल के ऊपर आते हैं कि व्हाट आर लॉजिकल कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स आर एक्चुअली द थिंग्स दैट relates one object to another. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हम प्रोपोजिशन ले रहे हैं ना, वी आर स्टडिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक, तो हम प्रोपोजिशन कहते हैं. एक प्रोपोजिशन का कनेक्शन दूसरी प्रोपोजिशन के साथ बताने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको कहा जाता है कनेक्टिव्स. देयर आर मैनी कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स. कौन कौन से हैं वो लॉजिकल कनेक्टिव्स? एंड है, और है, जॉर है, नॉर है, निगेशन है, और भी बहुत सारे हैं. अभी हम सिर्फ बेसिक कुछ पढ़ेंगे. सो व्हाट आर कनेक्टिव्स? कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ कंपाउंड प्रोपोजिशन फ्रॉम टू और मोर प्रोपोजिशंस. लेट सपोज, जिस तरह से अभी मैंने कहा था कि कुछ स्टेटमेंट्स हम यहाँ बनाते हैं नई. टुडे इज वेडनेसडे. एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं और कहते हैं कि Q को हम कह देते हैं कि दिस इज डिस्क्रीट क्लास. ठीक है, एक जुमला मैंने ये लिख दिया. इसी तरह एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं और हम इसको कहते हैं कि R इक्वल टू सन इज़ वाइट. 3 स्टेटमेंट्स हैं. S एक और भी लिख लेते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. Washington is the capital of Pakistan. Now tell me, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? अगेन अभी आप ट्रू और फॉल्स का जब जवाब दें तो P Q R S उनके साथ लिखिएगा ताकि मुझे जवाब का पता लग जाए कि आप कौन सी स्टेटमेंट की तरफ बता रहे हैं. P ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू. टुडे इज वेडनेसडे. ओके, व्हाट अबाउट Q? अगर हम देखें दिस इज डिस्क्रीट क्लास, इट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, व्हाट अबाउट R? सन इज वाइट. ट्रू. S, Washington is the capital of Pakistan. False. 0. ये 4 चीज़ें हो गई. P is 1, Q is 1, R is 1 and S is 0 which is false. ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको पता लग गई. P, Q, R, S में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. हाउ अबाउट आई ट्राई टू कनेक्ट सम ऑफ द स्टेटमेंट विद द अदर्स. अगर मैं कहूँ कि मैंने P को मैं कनेक्ट कर देता हूँ Q से, तो ये चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी? P को मैंने कनेक्ट कर दिया, P और Q दोनों को साथ लिख दिया, ये चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी?
बिफोर टेलिंग मी दिस, सबके जवाब आना शुरू हो गए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बिफोर टेलिंग मी दिस, कैन यू राइट पी क्यू लाइक दिस? से मैं लिखता हूँ पी क्यू, सॉरी क्यू इक्वल्स टू वॉट, इसके अंदर क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, यहाँ क्या आना चाहिए? P का तो मुझे पता है क्या आना चाहिए, टुडे इज़ वेडनेसडे। Q का मुझे पता है क्या आना चाहिए, दिस इज़ डिस्क्रीट क्लास। इस जुमले यहाँ पर क्या जुमला लिखा होना चाहिए, वो पूरा जुमला लिखकर मुझे भेजें। क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पे? इस जगह क्या आना चाहिए? P के केस में कोटेशंस के अंदर आएगा टुडे इज वेडनेसडे, Q के अंदर आएगा दिस इज डिस्क्रीट क्लास। व्हाट अबाउट P को मैंने जब Q के साथ कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को लिख दिया है, तो अब ये जुमला क्या बनेगा? राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स जिनका जवाब आया है मेरे पास, वो कह रहे हैं कि ऐसे लिखा जाएगा जुमला कि दिस दिस, ये दोनों जुमले आपने लिख दिए, टुडे इज वेडनेसडे, दिस इज डिस्क्रीट क्लास। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी इन बिटवीन दिस? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कनेक्टिव्स। विच कनेक्टिव विल यू यूज? आमतौर पर जो यूज़ किया जाता है, जो कि आप लोगों ने भी बगैर सोचे समझे या अगर सोचा भी है आपने, तो पहला ऑप्शन यही आया आपके जहन में कि यहाँ पर आएगा एंड, टुडे इज़ वेडनेसडे एंड दिस इज डिस्क्रीट क्लास, दोनों को मिला दिया आपने, तो अब ये दोनों चीज़ें ट्रू हो जाएंगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू पुट एंड हेयर एंड से नॉट और एंड नॉट एनी अदर कनेक्टिव, राइट? सो अब आते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्टिव्स किस तरह के होते हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि दो सेंटेंसेस को मिला सकती हैं? नंबर वन, या दो सेंटेंसेस को मिला सकती हैं या वो यूनरी भी हो सकती हैं। देयर इज़ निगेशन, देयर इज़ एंड, देयर इज़ और, देयर इज़ जोर, देयर इज़ इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल। इसके अलावा भी और बेतहाशा हैं, लेकिन बेसिक्स पे हम रहते हैं सिर्फ। सो नंबर वन इज़ निगेशन। ये चले नंबर टू पे आते हैं पहले, क्योंकि हम दो की बात शुरू कर चुके हैं। एंड, दिस इज कॉल्ड एंड, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं लॉजिकल कंजंक्शन। इफ यू आर यूजिंग द वर्ड एंड in between two propositions, that means that you are using logical conjunction as a connective, right? I'm saying the sentence again. If you are writing the sentence, the word and between two propositions, that means you are using which connectives? You are using a logical connective that is known as and you can also call that connective as a logical conjunction. And it is usually denoted by this upper arrow. Let's see if I can write that on the notepad as well. So अगर आपने and लिख दिया तो आप actually इसको no notepad इसको support नहीं कर रहा है. This will be something like this, right? Not A actually, but this sign that you can see, this upper arrow type without the tail, an arrow without a tail, an upper arrow, right? So ये जो आपको sign नज़र आ रही है, this sign is actually logical conjunction or and, ठीक है? Okay, there it is, sorry. ठीक है, so this sign is actually and, P and Q. अब आपने इसको connect कर दिया and के through, which means you are saying today is Wednesday and this is discrete class. यानी कि आज Wednesday है और उर्दू वाला और कह रहा हूँ मैं ये, today is Wednesday, आज Wednesday है और आज discrete की, और ये discrete की class है. So this is actually P and Q. What about any other logical connective? There is also logical disjunction. There was logical conjunction. There is also logical disjunction as well, and that is or. If you write or in between this, then you are actually, if you write or here, तो ये
उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, और इसका जो समथिंग लाइक दिस, पी और क्यू, टुडे इज़ वेडनेसडे और दिस इज़ डिस्क्रीट क्लास, आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया अब और के थ्रू। इसी तरह अगली चीज़ जॉर भी है। अब ये जॉर इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, दिस इज़ नॉन एज एक्चुअली एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और को शॉर्ट करके जॉर बोला जाता है। इसको इस चीज़ से डिनोट किया जाता है, अ प्लस साइन इन अ सर्कल। इम्प्लीकेशन को इस तरह नोट किया जाता है, बाय कंडीशन को इस तरह नोट किया जाता है। इन चीज़ों की डिटेल में वन बाय वन जाएंगे। अभी अभी हमारा क्लास का टाइम फिनिश होने वाला है, तो हम सिर्फ जो सिंपल चीज़ें हैं उनको एड्रेस कर लेते हैं और फिर इन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। एक चीज़ जो ऊपर मैंने छोड़ दी है, दैट इज़ निगेशन। देयर इट इज़, निगेशन। निगेशन जो है दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ कनेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ों को नहीं मिलाता है आपस में, राइट। इट कैन बी रिटन विद जस्ट वन प्रोपोजिशन एज वेल। भाई जिस तरह से मैंने आपसे पूछा P एंड Q की वैल्यू क्या होगी, सो अभी जैसे मैंने यहाँ पर जुमला लिख दिया है ना P एंड Q का, सो कैन यू टेल मी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q? व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q? 0 और 1? वन। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है ना, टुडे इज वेडनेसडे एंड दिस इज डिस्क्रीट क्लास, पूरी स्टेटमेंट ट्रू है कि आज वेडनेसडे भी है और आज ये डिस्क्रीट की क्लास भी है, इस वजह से इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएगी 1। जो निगेशन वाला कनेक्टिव है ये वाला, इसको नॉट लिखा जाता है। ये जो नॉट वाली चीज़ है, लेट्स सी इफ आई कैन राइट दैट एज वेल, इसको आप लाजमी नहीं है कि आप P नॉट Q लिखें, P नॉट Q नहीं लिखा जाएगा इसको, से दिस इज नॉट, ठीक है। इसको आप सिंगल के साथ यूज़ करेंगे। आपने लिखा नॉट P, कैन यू टेल मी इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? नॉट P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? नॉट P की वैल्यू 0 है, राइट। नॉट P का मतलब ये है कि एक्चुअली यू आर गोइंग अगेंस्ट द एक्चुअल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज दिस? टुडे इज वेडनेसडे, so not P will be today is not Wednesday. So today is not Wednesday true है या false है? It is false. Today is not Wednesday is not true, right? So if not P is false, can you tell me what P is? P is true. So this is one thing that you need to understand and you need to learn, although you already know that, but again हमने इस बात को भी अलग से समझना है और बताना है कि if one statement is true, if one proposition is true, its negation will always be false. या फिर अगर इसको दूसरे एंगल से आप देखें, if one proposition is false, that means its negation is true. If one proposition is false, then that means its negation is true. What about, आपको मैं एक ऐसा जुमला बताता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि इसकी नेगेशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। Let me think of a sentence like that. Discrete's class will be conducted online on Wednesday. What is the sentence? एक नई proposition मैं आपके सामने ला रहा हूँ।
discrete class will be conducted online, sorry, on Wednesday. What is its truth value? बताएं ज़रा, t की truth value क्या है? Okay, so you are saying it is true. 1. Now tell me what will be its negation value, minus t or negation t. इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 0. अब जस्ट फॉर अ फूड फॉर थॉट मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर रहा हूँ और सोचिएगा उसके ऊपर. It is a very interesting thing to think about. Not just about the truth values, but about the whole sentence as its entirety. So if you are saying that discrete class will be conducted online on Wednesday, discrete class will be conducted online on Wednesday. You are saying that discrete class will be conducted online on Wednesday, that is true. But if you are saying its negation, if you are putting negation on it, ठीक है, आपने कहा कि ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? माइनस टी अगर मैं कहता हूँ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखें पहले, क्या होगा? अगर मैं माइनस टी कर देता हूँ तो व्हाट विल दिस सेंटेंस बी लाइक? टेल मी दैट. क्या चेंज करूँ मैं इस जुमले में, या पूरा जुमला लिख के बताएं मुझे. ओके, मुजम्मिल इज सेइंग विल बी की जगह विल नॉट बी आ जाएगा. ओके, विल नॉट बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन वेडनेसडे. दैट्स इट. डिस्क्रीट क्लास विल नॉट बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन वेडनेसडे. अच्छा, सो what you are actually saying, just think about it. I'm not telling you that this is a correct way of thinking. I'm not telling you that what to think. I'm just giving my opinion. ठीक है, as a language understand, as a person who understands language, who speaks language. So discrete class will not be conducted online on Wednesday. So does that mean, क्या इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रीट क्लास विल नॉट बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन वेडनेसडे, या ऑनलाइन होगी ही नहीं? राइट? क्या इस नॉट बी का मतलब ये हुआ कि क्लास ऑनलाइन नहीं होगी, या मतलब ये हुआ कि वेडनेसडे को नहीं होगी, या ये हुआ कि वेडनेसडे को जो क्लास ऑनलाइन होगी वो डिस्क्रीट की नहीं होगी? राइट? सो इस पे आप लोगों ने सोचना है थोड़ा. आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश द क्लास. दिस इज योर फूड फॉर थॉट. नेक्स्ट क्लास में जब आप आएँ तो इसके ऊपर आपने, अगर आपके पास जवाब ना भी हो तो आपने सोचना है, इसके ऊपर सोच के आना है कि व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन. डिस्क्रीट क्लास विल नॉट बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन वेडनेसडे. सो डज दैट मीन दैट क्या वेडनेसडे को ही नहीं होगी, किसी और दिन होगी? या इसका मतलब ये है कि विल नॉट बी कंडक्टेड ऑनलाइन और होगी वेडनेसडे को ही? या ये है कि वेडनेसडे को जो कंडक्ट होगी ऑनलाइन क्लास वो डिस्क्रीट की नहीं होगी?
सो इस चीज़ पे आप लोगों ने सोचना है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज or any comments, please let me know through chat. Otherwise the class will be dismissed. All right, so that's about it. Thank you very much. Class is dismissed. See you tomorrow in software engineering class, and our discrete topics will be continued in the next Wednesday class. Thank you very much. See you then.